हेलो फ्रेंड्स, डीएस फिजिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं 2018 एल्टीग्रेड साइंस के पेपर में पूछे गए फिजिक्स के प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूं। 1 से 20 तक के क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं, आप लोग उससे देख सकते हैं। आज 20 क्वेश्चन और करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिफरेंट बॉडी बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमेट्रल एक्सिस। डायमेट्रल एक्सिस मतलब व्यास के परितः, मास m एंड रेडियस r। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिफरेंट शेप का बॉडी है, तो हर बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, जबकि हर बॉडी अपने डायमेट्रल एक्सिस के लंब रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करेंगे, m के स्क्वायर को इक्वल कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट डायमेट्रल एक्सिस। ठीक है, m के स्क्वायर को इक्वल करेंगे किसके, जिस भी बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कितना है। ये इसका डायमेट्रल एक्सिस है। ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल टू 2/5 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये किसके इक्वल कर देंगे, m के स्क्वायर के। तो m के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr²। तो m से m कैंसिल। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2/5 r²। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/5 r। ठीक है, ये आपका क्या रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, थीन स्फेरिकल सेल। तो थीन स्फेरिकल सेल की निकालते हैं, थीन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये थीन स्फेरिकल सेल है, ये इसका डायमीटर के अराउंड एक्सिस है, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल टू 2/3 mr²। ठीक है, एक इसके इक्वल कर देंगे, m की स्क्वायर की इक्वल कर देंगे, m की स्क्वायर इक्वल टू 2/3 mr²। तो m से m कैंसिल, k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 r²। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/3 r। ठीक है, ये आ जाएगा। तीसरा है, तीसरा किसके लिए है, सर्कुलर रिंग के लिए। ठीक है, रिंग के लिए निकालना है। तो ये क्या है, आपका रिंग है, इसका मास m और रेडियस r है। इसका मास m और रेडियस r है। तो ये जो एक्सिस है, ये डायमेट्रल एक्सिस नहीं है, ये कैसा एक्सिस है, इसके तल के लंबवत एक एक्सिस है जो इसके केंद्र से गुजर रही है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है। लेकिन हमको कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसकी डायमीटर के लंब। तो ये इसका डायमीटर है, इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये डायमेट्रल एक्सिस के लंब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो mr²/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, m के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। तो m से m कैंसिल, k स्क्वायर इक्वल टू r²/2। तो k बराबर कितना हो जाएगा, r/√2। ठीक है, डी डिस्क के लिए निकालना है, किसके लिए, डिस्क। ठीक है, ये क्या है, डिस्क है, और ये जो एक्सिस है ये क्या है, इसके तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाला एक एक्सिस है, और इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr²। लेकिन ये डायमेट्रल एक्सिस नहीं है, ये डायमीटर है इसका। ठीक है, तो डायमेट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसका हाफ हो जाएगा, I इक्वल टू 1/4 mr²। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, इसको किसके इक्वल कर देंगे, m के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो m से m कैंसिल, k स्क्वायर कितना हो गया, r²/4। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सॉलिड स्फीयर, थीन स्फेरिकल सेल और सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन सभी के लिए निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये क्लास 11th में रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट स्प्रिंग व्हेन 1 kg वेट इज सस्पेंडेड ऑन इट्स एंड इज 4 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, एक उस 1 kg के स्थान पर 4 kg का वेट उस पर सस्पेंड करते हैं उसी स्प्रिंग पे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग है, यहाँ पे अपने मास को लटकाया हुआ है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है n इक्वल टू 1/2π√k/m। यहाँ पर k क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और m क्या है, ये मास है। ठीक है, तो पहले मास कितना इस पर लटकाए हैं 1 kg का, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, n1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब मास कितना लटका रहे हैं इस पर, 4 kg का, तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, n1 इक्वल टू 1/2π
रूट के बाई m1, और अगर दूसरा n2 के लिए करेंगे तो 1/2 पाई रूट के बाई m2। ठीक है, इसका रेशियो कर लेते हैं, तो n2/n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट m1/m2, रूट m1/n2। तो n1 की वैल्यू कितना है 4, रूट m1 की वैल्यू कितना है 1, और m2 की वैल्यू कितना है 4, तो n2/4 इक्वल टू 1/2। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 4, कितना हो जाएगा 2 ऑसिलेशंस। ठीक है, 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड विथ ए सोनोमीटर वायर एंड 8 बीट्स पर सेकेंड आर हियर्ड। पहले इतने पार्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज है, और एक सोनोमीटर है। ठीक है, एक सोनोमीटर है जिसमें एक वायर लगा है, और वो जो वायर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो क्या बोला है कि सोनोमीटर और ट्यूनिंग फॉर्क के बीच जो बीट्स है कितना है 8 है। तो बीट का क्या मतलब होता है कि सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में 8 हर्ट्ज का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तो हो सकता है सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी की भी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है, इससे सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज ज़्यादा हो, यानी कि 508 हर्ट्ज हो इसकी फ्रीक्वेंसी, या हो सकता है कि सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से 8 हर्ट्ज कम हो, यानी कि 492 हर्ट्ज भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी इसकी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें से करेक्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसके लिए नेक्स्ट कंडीशन दिया है, द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस इफ टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। क्या बोला है कि बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है इफ टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अगर सोनोमीटर है उसकी वायर की फ्रीक्वेंसी हम लोग वायर की जो टेंशन है अगर हम लोग उसको इंक्रीज कर दें तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ेगी, यानी कि 492 से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 495 हो जाएगी, इस वाली लाइन पर शिफ्ट कर जाएगी। और ये जो 508 है तो ये हो सकता है 510 हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन बोला है कि बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये गैप रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम लोग मान लें कि ये वाली एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है तो गैप तो बढ़ गया, गैप तो यहाँ पे बढ़ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 492, तो जब ऊपर शिफ्ट किया तो ये गैप कम हो गया, यानी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, घट गई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 492 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि उसकी जो सोनोमीटर है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 492 हर्ट्ज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू 2 साइन। ठीक है, इसको नोट करते हैं, y इक्वल टू 2 साइन 62.8 t minus 0.314 x plus 3.3 where x and y are in सेंटीमीटर। ठीक है, इट फ्रीक्वेंसी इज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर कर लेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना है 62.8, को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू 62.8। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 62.8। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 62.8 अपॉन 2 पाई, 62.8 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ वेयर अ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r and a straight hole were bored in it through its center, then a particle dropped into the hole will execute an SHM with its time period। ठीक है, तो क्या बोला है कि अगर हम लोग अर्थ में, ठीक है, अर्थ के आर पार सेंटर से होते हुए एक होल कर दें और यहाँ पर एक मास को, एक पार्टिकल को ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछ रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो कितना होता है इसका टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बटे जी। ठीक है, अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए तो कितना होता है 84.6 मिनट। ये आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर सकते हैं, SHM के चैप्टर में आपको डायरेक्ट ये टॉपिक मिल जाएगा, ये हेडिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कितना होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बटे जी। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए 84.6 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन यंग्स बाई फ्रिंज एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम 60 फ्रिंजेज आर सीन इन ए सर्टेन फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है 6400 एंगस्ट्रॉम है, और नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो सीन हो रहा है वो कितना है 60। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ दिस लाइट इफ रिपीटेड विथ ब्लू लाइट, अगर हम रेड लाइट के स्थान पर ब्लू लाइट को यूज करें तो जिसका वेवलेंथ कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम, तो कितना नंबर ऑफ फ्रिंज जो है उसमें वी होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो n1 कितना है 60 और लैम्डा 1 कितना है 6400, n2 आपसे पूछ रहा है और लैम्डा 2 कितना है 4800। ठीक है, तो n2 निकाल लेंगे यहाँ से, n2 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 6400 बटे 4800, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n2 यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 80 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए थिन कन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम इट्स फर्स्ट फोकस, ठीक है, एंड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम द सेकेंड फोकस। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक थिन लेंस है, एक कन्वेक्स थिन लेंस है, और इसका ये फर्स्ट फोकस है और इसका ही सेकेंड फोकस है, इसका फर्स्ट फोकस है, इसका ही सेकेंड फोकस। क्या बुलाया गया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस x1 फ्रॉम इट्स फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे x1 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है x1 डिस्टेंस पे है, और क्या बोला गया है कि एंड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम द सेकेंड फोकस, और इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड फोकस से x2 डिस्टेंस पे क्या है उसका इमेज है। इफ f1 एंड f2 आर रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो f1 है वो क्या है फर्स्ट फोकल लेंथ है, और f2 क्या है सेकेंड फोकल लेंथ है। ठीक है, द कंडीशन इन विच सेटिस्फाइड, ये क्या है एक न्यूटन्स फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है, न्यूटन्स फार्मूला होता है लेंस का। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, तो इसमें डायरेक्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि x1 f1 इक्वल टू x2 f2, x1 f1 इक्वल टू x2 f2। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x1 f1 इक्वल टू x2 f2, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आई नॉट आर इमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ लैम्डा एंड आर एट अ डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 अपार्ट, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन डायरेक्शन थीटा फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द सोर्सेज इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बीएससी के सिलेबस से पूछा गया है, 11th 12th में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ये क्लास 12th में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक्स में, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर थोड़ा सा देख लेना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लाइट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज बिलो, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t, y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 1t प्लस 5, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 2t, y इक्वल टू a2 साइन 2 ओमेगा 1t, और a1 और a2 आर नियरली इक्वल, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज में ओनली बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, मतलब कि इंटरफेरेंस किन दो वेव की सुपरपोजिशन से आपको मिलेगा। तो इंटरफेरेंस का कंडीशन ये होता है कि जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रही है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट जो वेव है y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ओमेगा 1 है, और जो सेकेंड वाला वेव है उसकी a2 साइन ओमेगा 1t प्लस 5, इसकी फ्रिक्वेंसी भी कितनी है ओमेगा 1 है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें फेज डिफरेंस 5 है लेकिन कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों जो वेव है सुपर इम्पोज करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा। थर्ड वाला देखते हैं ओमेगा 2, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, तो अब 1 और 3 भी नहीं हो सकता, 2 और 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्थ वेव है वो क्या है 2 ओमेगा 1t, यानी कि फर्स्ट वाले का 2 टाइम्स है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, तो ये भी इंटरफेरेंस नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर क्या है 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वेव मिलकर जो सुपर इम्पोज करेंगे उन्हीं से इंटरफेरेंस फ्रिंजेज हमको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर इज अबाउट। ठीक है, देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो यूजेज हैं
उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये आपको कुमार मित्तल की बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 1/sin c, n इक्वल टू 1/sin c है, ठीक है। तो sin c इक्वल टू 1/n, यहाँ पे n क्या है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है, तो 1/2.42, ठीक है। तो sin c इक्वल टू 1/2.42, तो c इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 1/2.42, ठीक है। तो c इक्वल टू आ जाएगा 24.4 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगर कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कैल्साइट म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट इक्वल टू 1.658 और म्यू कितना होता है दिया है 1.486। फॉर सोडियम येलो लाइट द थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट क्वार्टर वेव प्लेट ऑफ कैल्साइट फॉर दिस लाइट इज, ठीक है। तो ये आपको क्लास 12 में नहीं मिलेगा, ये बीएससी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा बीएससी में कि डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है। तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होता है कि ऐसे क्रिस्टल कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। वो हो सकता है, और जो दो पार्ट स्प्लिट करते हैं वो एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में वो स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके भी दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है यूनी एक्सियल और एक होता है बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल। यूनी एक्सियल क्या होता है कि जो ये स्प्लिट करता है दो रे में, उसमें वन रे क्या होता है ऑर्डिनरी यानी ओ रे होता है, और दूसरा क्या होता है ई रे होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है ई रे होता है। लेकिन जो बाई एक्सियल होता है उसमें क्या होता है कि दोनों क्या होता है ई रे होता है, दोनों रे ई रे होता है, ठीक है। अब इसी में यूनी एक्सियल में क्या होता है निगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो जो कैल्साइट होता है वो क्या होता है निगेटिव क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितनी थिकनेस का जो कैल्साइट ले कि क्वार्टर वेव प्लेट की तरह वो बिहेव करे, ठीक है। यानी कि म्यू नॉट माइनस किस निकालेंगे, म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू डी इक्वल टू क्वार्टर वेव प्लेट बोला है, ठीक है। तो λ/4, ठीक है। म्यू नॉट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है 1.658 माइनस म्यू कितना हो जाएगा 1.486, डी यानी कि थिकनेस आपसे पूछ रहा है, लैम्डा यहाँ पे क्या है सोडियम येलो लाइट, आपको वैल्यू लैम्डा की नहीं दिया है, तो सोडियम येलो लाइट की हमको पता होती है कितनी है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 या 5896 दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग 5890 का लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 0.172 इंटू डी इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.86 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू लेजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी कि लेजर्स के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब लेजर क्लास 12 में भी नहीं है, तो लेजर आपको बीएससी में मिलेगा, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है लेजर का ये। इट इज यूज इन सर्जरी, करेक्ट ऑप्शन है, सर्जरी में लेजर का यूज होता है। इट इज यूज इन रडार, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इट इज यूज इन द स्टडी ऑफ मून्स सरफेस, यह भी करेक्ट ऑप्शन है। इट इज यूज इन द स्टडी ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बीएससी से पूछा हुआ है, क्लास 12 में नहीं मिलेगा क्योंकि जो जोन प्लेट है आपको बीएससी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए जोन प्लेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, और लैम्डा कितना दिया है 5.0 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इट्स फर्स्ट रेडियस, इसका फर्स्ट रेडियस पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है कि FN इक्वल टू RN² लैम्डा, ठीक है। तो RN² इक्वल टू हो जाएगा FM इंटू N इंटू लैम्डा, ठीक है। तो फर्स्ट रेडियस पूछ रहा है तो N इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 1, तो R1 का स्क्वायर इक्वल टू F1 इंटू 1 इंटू लैम्डा, तो F1 इंटू लैम्डा, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा √F1 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो F1 कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 50 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो इंटू लैम्डा,
लैम्डा क्या है 5.0 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंटू 10⁻² हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन, ठीक है। तो वाटर कितने पे फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो कितना 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ये ऑप्शन करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, यानी कि ट्रू है, ठीक है। हमको नॉट ट्रू निकालना है। तो आइस मेल्ट्स ओवर 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी ट्रू है। वाटर बॉयल्स एज 100 केल्विन, ठीक है। तो वाटर कितने पे बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इसको केल्विन में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। और बोला क्या है 100 केल्विन पे, क्या करेक्ट है नहीं, ठीक है। तो ये आपको हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन चूज करना था आपको नॉट ट्रू में, नॉट ट्रू में ये ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी होता है ds इक्वल टू dQ/T, ठीक है। तो आइस से आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ठीक है। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या लेंगे m/L/T, ठीक है। m कितना दिया है 10 ग्राम, l कितना होता है, l क्या है लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। तो अपन टी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको कैलोरी बदलेंगे 273, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन, 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाई 50% एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। द डिक्रीजेज इन वॉल्यूम शैल बी अराउंड, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो 50%, मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर कितना है P1 इक्वल टू कितना है P है, 50% इंक्रीज हो गया तो P2 कितना, P2 कितना हो गया P प्लस P का 50% यानी 1/2 कितना हो गया 3/2 P, ठीक है। तो पूछ रहा वॉल्यूम कितना इसका डिक्रीज होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 कितना है P V1 इक्वल टू P2 कितना है 3/2 P और ये हो गया V2, ठीक है। तो P से P कैंसिल, V1 इक्वल टू 3/2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे V1/V2 कितना हो जाएगा 3/2, तो इसको V2/V1 निकाल लेते हैं। तो V2/V1, ठीक है, तो हो जाएगा V2 माइनस V1/V1 इक्वल टू 2 माइनस 3/3, ठीक है। तो क्या हो गया इसका परसेंटेज बन गया, अगर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो V2 माइनस V1/V1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 33%, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि वॉल्यूम क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ये बीएससी में ये टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बीएससी में आपको मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट ट्रिक होता है स्पोर्टी का, स्पोर्टी, ठीक है, यानी कि SPTV। अगर आप SPTV अगर क्लॉक वाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन होना चाहिए, अगर SPTV अगर एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो निगेटिव होना चाहिए, क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डेल टी ये दिखना है, डेल टी डेल वी डेल पी डेल एस है, यहाँ पे जो टी वी पी और एस है उसको देखना है, ठीक है। तो एस खोजिए, यहाँ पे एस है, अब पी मिली, पी को ढूंढिए, पी यहाँ पे है, तो SPTV ये क्या है एंटी क्लॉक में है, यानी कि एस यहाँ पे PTV ऐसे मिल रहा है आपको एंटी क्लॉक में, ठीक है। तो क्या है माइनस साइन के साथ है, तो ये करेक्ट है। अब क्या पूछ रहा है नॉट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे SPTV ये क्या है क्लॉक वाइज में है तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आइए SPTV ये भी क्या है क्लॉक वाइज में है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये भी करेक्ट है।
तो यहाँ पे ये एस पी टी वी, ये तो ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं है, एस पी के बाद क्या हो गया, भी आ गया, तो ये क्या है, नॉट ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर जीरो हो तो डेल क्यू इक्वल टू जीरो एडियाबेटिक में, तो डी यू माइनस डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस फॉर विच द एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, इन द स्पेक्ट्रम इज 490 नैनोमीटर, द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द सन इज। तो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्लास 11th में आपको मिल जाएगा। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे टी हमसे पूछ रहा है बी बटे लैम्डा एम, बी की वैल्यू क्या होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन बटे लैम्डा एम हमको दिया है 490 नैनोमीटर, तो 490 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5914 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीस ऑफ रेड ग्लास when heated in dark to red hot state it will appear to be। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक पीस से रेड ग्लास का, ठीक है, रेड कलर का एक ग्लास है, इसको जब हीट कर रहे हैं, इसको जब हीट कर रहे हैं तो इसमें से रेडिएशन इमिट होगा। तो क्या बोला गया है कि एकदम जब रेड हॉट हीट कर दिए तो किस कलर का रेडिएशन इमिट होगा। ठीक है, इसका कलर की भी विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ही है कि अगर किसी वस्तु को साधारण ताप तक गर्म करते हैं तो केवल बड़ी तरंगी वाली विकिरण निकलती है। ठीक है, लेकिन परंतु जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ाते जाते हैं तो उसके साथ छोटी तरंगी भी निकलने लगती है। ऐसे समझ सकते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू क्या है, बी, बी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको कांस्टेंट होने के लिए लैम्डा एम घटना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि अगर कोई रेड ग्लास है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या होगा, उसमें से रेड कलर की लाइट निकलेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, वेवलेंथ घट जाएगा, यानी कि पीले कलर की लाइट निकलने लगेगी। और अगर गर्म की तो क्या होगा, और वेवलेंथ घटेगा। ठीक है, और अंत में क्या हो जाएगा, श्वेत कलर की लाइट निकलेगी। श्वेत कलर की लाइट क्यों निकलेगी, क्योंकि जब हर एक कलर की लाइट उसमें से निकलने लगेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंत में सभी के कॉम्बिनेशन लाइट में श्वेत कलर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वाइट। ये कुमार मित्तल की बुक में आपको डायरेक्टली लाइन ही मिल जाएगा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के हेडिंग में। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए